आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा एक नवविवाहित जोड़े के अपने रिसेप्शन में अनोखे तरीके से शामिल होने की भी है। देखिए, इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने की खबर के साथ साथ एक अनोखा रिसेप्शन भी सुर्खियों में है। असल में इंडिगो की उड़ान अचानक रद्द होने से एक नए शादीशुदा जोड़े को अपने ही रिसेप्शन में ऑनलाइन शामिल होना पड़ा। हुबली की मेधा क्षीरसागर और भुवनेश्वर के संगम दास की हाल ही में शादी हुई है। दोनों ने 2 दिसंबर के लिए बेंगलुरु होते हुए भुवनेश्वर से हुबली की उड़ान बुक की थी, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से दोनों रिसेप्शन के लिए हुबली नहीं पहुंच पाए। ऐसे में रिसेप्शन के दिन मेहमानों के साथ हुबली में मंच पर दूल्हा दुल्हन की कुर्सी पर माता पिता बैठे और दूल्हा दुल्हन भुवनेश्वर से ऑनलाइन वीडियो कॉल के जरिए रिसेप्शन में शामिल हुए। वृंदावन के मशहूर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय आज शादी के बंधन में बंध गए। इंद्रेश उपाध्याय की दुल्हन का नाम शिप्रा शर्मा है, जो हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली हैं। दोनों का विवाह जयपुर के प्रतिष्ठित आमिर होटल में वैदिक रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। इस भव्य शादी समारोह में वृंदावन धाम के संत, कथावाचक, परिवार और कई विशेष अतिथि शामिल हुए। शाही शादी में करीब 500 वीआईपी मेहमानों को बुलाया गया था, लिहाजा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ये तस्वीरें देखकर शायद आपको दक्षिण भारत के किसी स्थान का भ्रम हो सकता है, लेकिन असल में ये सुंदर तस्वीरें दक्षिण भारत की नहीं बल्कि अयोध्या धाम की हैं, जहां सैकड़ों दक्षिण भारतीय जोड़े अपनी शादी की सालगिरह मनाने पहुंचे हैं और सरयू के तट पर पारंपरिक दक्षिण भारतीय अंदाज में रस्में निभा रहे हैं। एक ट्रस्ट की ओर से यहाँ आरोग्य और शांति के लिए षष्ठी पूर्ति उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें करीब 700 दक्षिण भारतीय जोड़े शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के कुम्हारी में पावर ग्रिड द्वारा एक राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका मकसद था ऊर्जा संरक्षण के महत्व को लोगों तक पहुंचाना और बच्चों में रचनात्मक संवेदनशीलता विकसित करना। प्रतियोगिता 2 श्रेणियों में रखी गई। इसमें 100 से ज्यादा स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया। इनमें बस्तर, सुकमा जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों के बच्चे भी शामिल हुए। इन बच्चों ने अपने चित्रों के जरिए ऊर्जा बचत, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग, प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण संतुलन जैसे संदेशों को बेहद प्रभावी ढंग से चित्रित किया। और अब बात पहाड़ों के मौसम और बर्फबारी की। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के कुछ इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे कि अनंतनाग और गुलमर्ग जैसे इलाके विंटर वंडरलैंड बन गए हैं। घाटी बर्फ से चमक दमक रही है, पेड़ पौधे सब बर्फ से ढक गए हैं। अनंतनाग में पारा -डिग्री के नीचे जा चुका है और चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। वहीं श्रीनगर समेत घाटी के कुछ और निचले इलाकों में ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं। दिसंबर की शुरुआत के साथ कश्मीर में मौसम का मिजाज खुशनुमा हो गया है। जहां मैदानी इलाकों में ठंडक बढ़ रही है, वहीं पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। कुदरत के सफेद श्रृंगार को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। कश्मीर से लेकर सिक्किम तक हर तरफ बर्फ की सफेद चादर पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता में 4 चांद लगा रही है। ये ताजा बर्फबारी पर्यटकों के लिए बड़ी सौगात है, क्योंकि इसी बर्फबारी को देखने के लिए सैलानी दूर दूर से यहाँ खिंचे चले आते हैं। बर्फबारी की इन तस्वीरों को देखकर सैलानी खुशी से झूम उठते हैं। ऐसी बर्फबारी तो कभी कभार ही देखने को मिलती है। अनंतनाग में पारा -डिग्री के नीचे जा चुका है, लेकिन बर्फ ने यहाँ एक अलग ही समा बांध दिया है। बहता पानी जम गया है, झरनों ने ठंड के आगे घुटने टेक दिए हैं। पत्तियों पर जमी ओस पारदर्शी शीशे से नजर आ रही है और बच्चे पेड़ों की डालियों पर जमी बर्फ से खेल रहे हैं। इन्हें न तो ठंड की ठिठुरन परेशान कर रही है और न ही बर्फीली हवाएं इन्हें घरों में कैद कर पा रही हैं। ये तो बस कुदरत के खूबसूरत तोहफे का लुत्फ उठा रहे हैं। कश्मीर की पहचान यहाँ होने वाली बर्फबारी है और बर्फ पड़ने से ही घाटी को पानी भी मिलता है। कश्मीर घाटी इन दिनों भीषण ठंड की गिरफ्त में है। श्रीनगर में बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम की सबसे ठंडी सुबहों में से एक है। पूरे जम्मू कश्मीर में और खास तौर से कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों के दौरान लगातार
कश्मीर के सभी इलाकों में रात का तापमान 0 से नीचे लुढ़क रहा है, जिसके चलते पानी के झील, झरने और यहाँ तक कि नदियाँ भी धीरे धीरे अब जमने लगी हैं। पहाड़ी इलाकों में पानी के जमने से लोगों को पीने की पानी की दिक्कतें भी अब आ रही है। दरअसल इस कड़ाके की ठंड की वजह है, पिछले करीब 1 महीने से कश्मीर में ना ही कोई बारिश हुई और ना ही कोई बर्फबारी। इस बीच खुले आसमान के चलते पहाड़ों से ठंडी हवाएं मैदानों की ओर रुख कर रही हैं, जिससे ये ठंड बढ़ रही है। घाटी में रातें जमाने वाली ठंड और सुबह घना कोहरा आम बात हो गई है। इसके बावजूद लोग ऊनी कपड़ों में लिपटे अपनी रोजमर्रा की गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। श्रीनगर में कड़ाके की इस ठंड में भी लोग सुबह सुबह जॉगिंग करते नजर आ रहे हैं। श्रीनगर में अभी बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तापमान भी लगातार नीचे गिरता जा रहा है। इसके बावजूद पर्यटक यहाँ की कपकपाती ठंड में कुदरती खूबसूरती का आनंद लेने पहुँच रहे हैं और यहाँ के शिकारे का लुत्फ उठा रहे हैं। ठंड अगर देखा जाए तो जमाने वाली ठंड है, बिल्कुल हाथ जम रहे हैं। पहली बार इसका शिकारा का नज़ारा लिया है तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है वैसे आने के बाद ना। हाँ, और पहली बार आया हूँ 2-3 बार, लेकिन वो सीजन गर्मियों का था, तो इस बार मैं सर्दियों में आया हूँ तो बड़ा मजा आया कश्मीर घूम के। सर्दियों का मौसम कैसा है? सर्दियों का बहुत शानदार मौसम है यहाँ पे। मतलब ठंड तो वहाँ पे हरियाणा में भी, लेकिन उससे बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे। हाथ जमाने वाली प्रॉपर यूँ मतलब हीटर वीटर चल रहे हैं, रजाइयों में, मतलब अलग ही नजारा है यहाँ का। कश्मीर को यूं ही धरती का स्वर्ग नहीं कहते। यहाँ की वादियाँ पर्यटकों का इस्तकबाल करती हैं और उन्हें अपनी सुंदरता का एहसास कराती हैं। तभी तो पर्यटकों को यहाँ होने वाली बर्फबारी का इंतजार रहता है और यहाँ के मेहमान नवाजी से तो पर्यटक गदगद हो जाते हैं। सर्दी अच्छी है, ठीक है, बट स्नोफॉल मिस कर रहे हैं हमें, बट ठीक है, ये पता लगा कि 15 तारीख के बाद होगा, ठीक है। बट अब 5 साल से आ रहा हूँ, ठीक है, ऑफिशियल विजिट रहता है मेरा, ठीक है, एंड हर बार एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाते हैं हम। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी भी, ठीक है। ठंड थोड़ा है बट शायद अगले महीने आएंगे तो और अच्छा लगेगा। सर्दी से बचने के लिए जैकेट, हाँ, जैकेट वैकेट पूरा बैग में, मतलब पैंट शर्ट कम है, जैकेट्स वगैरह ये ज़्यादा लेके आए थे हम जी। तो सुबह सुबह कैसा लगा डल झील का? नहीं, अच्छा लगा, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ मैं, वर्ड्स नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा एक व्यू रहता है, ठीक है। एंड उससे ज़्यादा अच्छा मेरे को लगता है यहाँ के जो लोग जो हाजिर, क्या बोलते हैं उसको, मेहमान नवाजी, ठीक है, मेहमान नवाजी जो है वो बहुत अच्छी लगती है। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में पारा 0 से नीचे पहुंच चुका है, तो कहीं कहीं ये पारा -10 डिग्री तक लुढ़क गया है। यहाँ के तमाम इलाकों में तापमान की बात करें तो पंपोर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री बना हुआ है। अनंतनाग में तापमान -5.3 डिग्री दर्ज हुआ है। बारामूला, पुलवामा, शोपियां, पहलगाम में तापमान -5 से -4 डिग्री के करीब है। तो वहीं जोजिला में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री पहुंच चुका है। कश्मीर में लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी अभी कम से कम 1 हफ्ता बर्फबारी का इंतजार करना पड़ेगा। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य दिसंबर यानी 15 दिसंबर के बाद ही कश्मीर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलेगा, जब पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बर्फबारी होगी और उससे कहीं न कहीं मौसम में स्थिरता आएगी। लेकिन अगर बात करें तापमान की, तो तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि साथ ही साथ लद्दाख के अधिकतर क्षेत्रों में तापमान 0 से 15 डिग्री नीचे लुढ़क गया है। अगर दुनिया में दूसरे सबसे ठंडे इलाके द्रास की बात की जाए तो वहां पर रात का तापमान -20 डिग्री तक पहुंच चुका है। ठंड के मौसम को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने लोगों से खुद का ध्यान रखने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि लोग देर शाम घरों से बाहर निकलने से बचें, सुरक्षित हीटिंग साधनों का इस्तेमाल करें। यही नहीं, मौसम विभाग ने तापमान में और ज्यादा गिरावट की भी चेतावनी जारी की है और घाटी में शीतलहर के और तेज होने की आशंका जताई है। कश्मीर के कई इलाके इस वक्त सूखी सर्दी की चपेट में है। मौसम विभाग का कहना है कि 15 दिसंबर तक यहाँ बर्फबारी की कोई उम्मीद नहीं है। फिलहाल तो कश्मीर की फिजा ठंडी है और यहाँ नदी से लेकर झरनों तक के जम जाने की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। लगातार जो ये खुश्की, सर्द, ठंड जो बढ़ रही है, नवंबर से ये मुश्किलात जो है, मुश्किलात से दो चार हैं सर्दियों की वजह से।
जितनी हो सके अल्लाह ताला रहमत पर आए और ये बर्फबारी जो ये जारी हो जाए, जिस तरह से कश्मीर में होता है वैसा ही हो, तो हमें इस मुश्किलात से छुटकारा मिल जाए। कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों में पर्यटक खुश हैं, मगर साथ ही यहाँ आने वाले दूसरे सैलानियों को ठंड से बचने की सलाह भी दे रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोगों के लिए भी हर साल ये ठंड का मौसम कुछ दुश्वारियां लेकर आता है और आगे तो चिल्लई कलां का दौर भी होगा, इसलिए ठंड से बचाव के लिए एहतियात जरूरी है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज में माघ मेले को लेकर तैयारियों ने पकड़ा जोर। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दो दिन के भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों देशों के बीच ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद व्यापार और कृषि जैसे क्षेत्रों से लेकर शिप बिल्डिंग, नई शिपिंग लेन पर निवेश, सिविल न्यूक्लियर ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों पर समझौते और MOU साइन किए गए। इससे पहले पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने रूसी पर्यटकों को 30 दिन का फ्री वीजा देने का ऐलान किया। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को बिना रुकावट के तेल की सप्लाई जारी रखने का ऐलान किया। हालांकि भारत रूस के बीच किसी लड़ाकू विमान या बड़े रक्षा सौदे का ऐलान नहीं हुआ, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। काशी तमिल संगमम 4.0 में हिस्सा लेने वाराणसी पहुंचे तमिलनाडु के 200 से ज्यादा छात्रों ने आज अयोध्या में रामलला के दर्शन किए और अयोध्या के आध्यात्मिक वातावरण से भाव विभोर दिखे। छात्रों ने कहा कि वो पहली बार अयोध्या आए हैं और यहाँ आकर मन दिव्य महसूस कर रहा है। उनके मुताबिक उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों का अनुभव उनकी सांस्कृतिक समझ को और समृद्ध करेगा। ये पहला मौका था जब इतने बड़े पैमाने पर तमिलनाडु के युवा अयोध्या के आध्यात्मिक वातावरण से रूबरू हुए। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनने के 4 साल पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर मंदिर में खास कार्यक्रम आयोजित होंगे। मंदिर को सजाया संवारा जाएगा और यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनने के बाद से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। पिछले 4 सालों में यहाँ 26.25 करोड़ श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आ चुके हैं। यानी हर साल करीब 6.5 करोड़ लोग बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। यूपी के प्रयागराज में संगम की रेती पर 3 जनवरी से माघ मेले का आयोजन हो रहा है। इसे लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यूपी परिवहन निगम ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्रद्धालुओं के आने और जाने के लिए 3 अस्थायी बस अड्डों का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही परिवहन निगम 3800 बसों का बेड़ा भी लगाएगा, जिसमें 200 बसें रिजर्व में रखी जाएंगी। इमरजेंसी की स्थिति में इन बसों का संचालन किया जाएगा। वहीं शुक्रवार को प्रयागराज के डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कई अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ प्रयागराज जंक्शन का निरीक्षण किया और श्रद्धालुओं के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम मंदिर में आरती के समय में बदलाव किया गया है। मंदिर में दिन में 5 बार आरती की जाती है। इनमें श्याम बाबा की मंगला आरती के साथ श्रृंगार, सांध्य और शयन आरती के समय में बदलाव किया गया है। अब मंगला आरती सुबह 5:30 बजे होगी। उसके बाद सुबह की श्रृंगार आरती 8 बजे और भोग आरती 12:30 पर होगी। शाम की आरती 6:30 पर और शयन आरती 9 बजे की जाएगी। मौसम में बदलाव के चलते ये बदलाव किए गए हैं। और अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का क्या हाल है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब है। वायु प्रदूषण के चलते लोगों के आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टर्स ने बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर एडवाइजरी जारी की है। वहीं दिल्ली के पंचशील पार्क में एक रेस्टोरेंट ने अनोखी पहल की है। यहाँ पर अनोखी डिशेस तो मिलती ही हैं, इसके अलावा शुद्ध हवा भी मिलती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ गया है और इसका दुष्प्रभाव सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहा। हवा में बढ़ते धूल कण, जहरीली गैसें और घने स्मॉग ने पूरे पर्यावरण को बीमार सा बना दिया है। दिल्ली में राहत की सांस लेना परेशानी का सबब बन गया है। आसमान पर धुंध की चादर और AQI के आंकड़े बता रहे हैं कि शहर का हर कोना दम घुटने की कगार पर है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है। पिछले
3 दिनों से अगर कहा जाए तो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार है, जो कि बेहद खराब स्थिति में है। लगभग 14 ऐसे स्टेशन हैं जहां पर प्रदूषण का स्तर सीवियर कैटेगरी में। हमारी मौजूदगी इस वक्त कर्तव्य पथ पर है और आपको तस्वीरें दिखाएं कि प्रदूषण की चादर किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में इस वक्त छाया हुआ है। उसका नज़ारा आप देख सकते हैं कि इंडिया गेट और इंडिया गेट के आसपास की जो पूरी हिस्सा है वो इस वक्त प्रदूषण की चादर से जो है वो लिपटा हुआ है। और इसको लेकर के पर्यावरण विभाग जो है वो भी लगातार मीटिंग्स जो है वो कर रहा है और इसके साथ साथ सरकार की तरफ से भी जो तमाम कवायतें हैं वो की जा रही है ताकि पोल्यूशन के स्तर में जो है वो कमी लाई जा सके। बिगड़ते वायु प्रदूषण ने पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टरों के एक समूह का भी ध्यान खींचा है। पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टरों ने एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सलाह जारी की है। इसमें चेतावनी देते हुए कहा गया है कि देश एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का सामना कर रहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर, मुंबई और कई दूसरे शहरों में वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक गिर गई है। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली की हवा में अब सिर्फ धूल और धुआं नहीं है, बल्कि उसमें बेहद बारीक प्लास्टिक के कण भी तैर रहे हैं, जिन्हें हम हर सांस के साथ फेफड़ों में खींच रहे हैं। नई स्टडी में खुलासा हुआ है कि दिल्ली के बाजारों और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर हवा में इनहेलेबल माइक्रोप्लास्टिक्स की मात्रा काफी बढ़ गई है। हालांकि ये प्लास्टिक इतना सूक्ष्म है कि आंखों से दिखता नहीं, लेकिन हर सांस के साथ शरीर में पहुंचकर फेफड़ों में जमा होता रहता है। भारत में वायु प्रदूषण अब सिर्फ सर्दियों की समस्या नहीं रहा, बल्कि पूरे साल चलने वाला स्वास्थ्य संकट एक बन चुका है। और ऐसे में इस बारे में 80 से ज्यादा अधिक पद्म सम्मानित डॉक्टरों ने एक स्वास्थ्य सलाह जो है वो जारी की है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि प्रदूषण बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, बुजुर्गों को और दिल और फेफड़े के जो मरीज हैं उनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो प्रदूषण अब सिर्फ अस्थमा या फिर दिल की जो बीमारियां हैं वहां तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिक्लाइन, मोबिलिटी डिसऑर्डर, डायबिटिक की जटिलता और यहाँ तक कि जीन संबंधी नुकसान में भी अब जुड़ा पाया गया है। तो ऐसे में हवा में बढ़ते माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक से नई उभरती हुई ये बड़ी समस्या बताई जा रही है, जो बच्चों के मानसिक विकास पर जो है सीधा सीधा असर डाल रही है। हार्मोनल गड़बड़ियां जो है वो पाई जा रही है, सूजन जैसी समस्याएं जो है वो बच्चों में बढ़ रही है। तो ऐसे में डॉक्टरों की अपील है, डॉक्टरों का कहना है कि स्वास्थ्य हवा, जो साफ हवा है, वो हर किसी जीवन में रहने वाले लोगों का, हर किसी का मौलिक अधिकार है। ये कण हवा, पानी और खाने के जरिए हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर भी इसका असर पड़ रहा है। हाल ही में हुई एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि गर्भवती महिलाओं के प्लेसेंटा यानी गर्भनाल में भी ये माइक्रोप्लास्टिक पाया जा रहा है, जो माँ और गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। गर्भवती महिलाओं पे और बच्चों पे एयर पोल्यूशन का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और वो इसलिए कि जैसे बच्चे हैं उनके जो फेफड़े हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं, तो एयर पोल्यूशन के कारण उनके फेफड़े उस लेवल तक ग्रो नहीं करते और भविष्य में उन्हें सांस की प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप देखें तो दिल्ली और एनसीआर ऐसे एरिया में जहाँ पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ बच्चों को सांस की प्रॉब्लम, जिसमें कि अस्थमा और इन्फेक्शन ज़्यादा होती है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि ऐसे बच्चों में डेवलपमेंटल डिले भी होता है, मतलब जो उनको माइलस्टोन अचीव करने होते हैं वो डिले हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों की इम्यूनिटी कम हो जाती है और बच्चे जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। तो एयर पोल्यूशन से बच्चों को बचाना स्पेसिफिकली बहुत ज़रूरी है। इसीलिए गाइडलाइंस भी कहती हैं कि एयर पोल्यूशन के टाइम पे बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी बहुत रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। स्कूल को भी कुछ एयर पोल्यूशन गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क में आने से बच्चे की इम्यूनिटी कम हो सकती है, जिससे उसे जन्म के बाद बीमारियां होने का खतरा बढ़ सकता है। हाल ही में आई नई स्टडी में खुलासा हुआ है कि माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क में आने वाले नवजात बच्चों का वजन सामान्य से कम हो सकता है। माइक्रोप्लास्टिक के कारण बच्चों में अस्थमा, एलर्जी और मानसिक विकास से जुड़ी समस्याएं होने का खतरा बढ़ सकता है। इंडिया में बढ़ते 2.5 pm के माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन का सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म असर बच्चे और प्रेग्नेंट फीमेल्स पर ही पड़ता है। PM 2.5 फेफड़ों की ग्रोथ को धीमा कर देता है, एस्थमा, हार्ट रिस्क को बढ़ाता है। गर्भावस्था में हाई एक्सपोजर से लो बर्थ वेट, प्री टर्म डिलीवरीज, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट तक में असर देखा गया है। माइक्रोप्लास्टिक्स भी प्लासेंटा तक पहुंच रहे हैं। इससे इन्फ्लेमेशन और हार्मोनल डिस्टर्बेंस की चिंता भी बढ़ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ सिस्टम को तुरंत कुछ नया करना ही चाहिए। हॉस्पिटल्स में बेटर एयर क्वालिटी या एयर फिल्ट्रेशन और प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए अच्छी क्वालिटी के मास्क का आसान उपलब्धता होना बहुत ज़रूरी है।
घर घर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि इंडोर स्मोक की और कुकिंग की वेंटिलेशन को ठीक करना। प्लास्टिक जो हीट होता है उसे खाने को उसमें गर्म नहीं करना है। माइक्रोप्लास्टिक और पॉल्यूशन पर नेशनल लेवल की रिसर्च का फास्ट ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में सवाल है कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों को माइक्रोप्लास्टिक के खतरे से कैसे बचाया जा सकता है। तो माइक्रोप्लास्टिक से बचने के लिए हमें कई तरह के उपाय अपनाने चाहिए। इससे गर्भवती महिलाएं और आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रह सकती हैं। मसलन प्लास्टिक के बर्तनों और बोतलों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। खाने पीने के लिए प्लास्टिक की जगह कांच या स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड में भी माइक्रोप्लास्टिक हो सकता है, इसलिए घर का बना ताज़ा खाना खाएं। पानी को अच्छे फिल्टर से छान कर पिएं ताकि उसमें मौजूद माइक्रोप्लास्टिक्स को हटाया जा सके। घड़े में पानी रखकर पीना चाहिए। धूल और गंदगी में माइक्रोप्लास्टिक के कण हो सकते हैं, इसलिए सफाई का ध्यान रखें और बाहर निकलते समय सावधानी बरतना चाहिए। दिल्ली की जहरीली हवा हमारे फेफड़ों पर हमला करती है, तो सबसे पहले फेफड़ों को राहत पहुंचाने वाली शुद्ध हवा की दरकार होती है और ये शुद्ध हवा हरियाली से ही मुमकिन है। दिल्ली के पंचशील इलाके में कैफे प्लांटियर में इस हरियाली का फायदा साफ देखा जा सकता है। इस कैफे में एंट्री करने के साथ ही आपको दिखते हैं एयर प्यूरिफाइंग इंडोर प्लांट्स। इन एयर प्लांट्स की वजह से इस कैफे में हर टेबल पर, हर कोने में, हर शेल्फ पर छोटे बड़े और रंग बिरंगे हर तरह के पौधे मिलते हैं जो साफ हवा का एहसास देते हैं। ये 4 साल पहले शुरू हुआ था प्लांटरी। फरयाल वाज द फाउंडर, शी स्टार्टेड इट। और जब इनिशियली शुरू हुआ था तो आइडिया हमारा EQI रिड्यूस करना नहीं था। एक्चुअली वी स्टार्टेड एज अ प्लांट स्टोर और 2-3 हमने सीट्स लगा दी सो दैट इफ समबडी वांट्स टू कम इन एंड हैव अ टी व्हाइल दे आर चूजिंग प्लांट्स। But over a period of time, we started getting a lot of people coming in because they felt they liked it sitting here inside. So then last year we moved our space to get a little bigger space. This is also a little small, but थोड़ी सी बड़ी space ताकि हम थोड़ी ज़्यादा seats लगा पाए and slowly people started seeing us as a cafe as well, which is quite interesting for us. दिल्ली में पिछले कुछ महीनों से वायु प्रदूषण काफी ज्यादा है। ऐसे में जहरीली हवा से बचने के लिए पिछले 1 महीने में इस कैफे में आने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। लोग कहते हैं कि यहाँ बैठकर सांस लेना थोड़ा आसान लगता है और माहौल मन को हल्का करता है। हम मेरे को लेकर आए हैं यहाँ पर एंड द मोमेंट आई एंटर, जो वो वाइब था और जैसे उन्होंने मुझे बताया था कि आई टेक यू दिस प्लेस ना निशु, तुम्हें बिल्कुल अलग से मिलने वाला है। दिस इज लाइक द मोमेंट आई एंटर, वो वाली फीलिंग आ गई। दिल्ली में ऐसी जगह पर बैठना, अच्छा खाना खाना, हैविंग अ गुड कॉफी, गुड प्लेजेंट प्लेस, इट्स अमेजिंग। सोशल मीडिया पर लोग इस तरह के कैफे खोज रहे हैं और इस तरह की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। यही लोग ये बता रहे हैं कि दिल्ली की जहरीली हवा के बीच ऐसा ग्रीन कैफे कैसे उनको राहत की सांस देता है और उन्हीं की बात सुनकर यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं और ऑक्सीजन पॉकेट्स की मदद से शुद्ध और स्वच्छ सांस लेते हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धनबाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धनबाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। शुक्रवार को सेंसेक्स 447 अंक उछलकर 85,712 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 153 अंक ऊपर चढ़ा कि बढ़कर 26,186 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में उछाल जारी है। शुक्रवार को सोने की कीमतें 1,300 रुपए बढ़ी। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,32,900 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी भी 3,500 रुपए उछली। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,83,500 रुपए हो गई। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 5 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 89 रुपए 94 पैसे हो गई। अब होम लोन और ऑटो लोन सस्ते हो सकते हैं, जिससे आपकी EMI में भी बचत होगी। दरअसल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ब्याज दरों का ऐलान किया। RBI ने बैंकों को दिए जाने वाले कर्ज की दर यानी रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। इस तरह अब रेपो रेट 5.25% रह गया है। बजाज ऑटो ने अपनी पॉपुलर बाइक पल्सर N160 का नया वेरिएंट लॉन्च किया है। इस नए वेरिएंट में गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन फोक्स और सिंगल सीट दिए गए हैं। कंपनी ने इसे 4 रंगों में बाजार में उतारा है। इसकी कीमत करीब 1,24,000 रुपए रखी गई है।
आइए रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। देश में आज भी ऐसे दूर दराज के गांव हैं जहां आजादी के बाद से अब तक सड़कें नहीं पहुंची। ऐसे में जब ऐसा कोई गांव सड़क से जुड़ता है तो वहां रहने वालों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। कुछ ऐसा ही अनुभव जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के कालाकोट सब डिवीजन के दूर दराज के गांवों को मिला है। दिखने में ये सामान्य सी सड़क दरअसल उम्मीद और विकास की सड़क है, जिसका इंतजार दशकों से हो रहा था। इस सड़क से जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के कालाकोट के दूर दराज के गांव जुड़े हैं। आजादी के बाद पहली बार इस सड़क के बनने से ये गांव तहसील हेडक्वार्टर, जिला हेडक्वार्टर और राजौरी कालाकोट हाईवे से जुड़ गए हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के इन पहाड़ी दूर दराज के इलाकों में रोड कनेक्टिविटी देने के लिए इलाके में रह रहे लोगों ने सरकार का आभार जताया। अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूँ। ये हमारी रोड जो है 70 साल के बाद ये पहली बार ये रोड बनी है। यहाँ ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था। इस इलाके के बच्चे जो अनपढ़ रहते थे, स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल दूर दराज था, तो अभी स्कूल जाते हैं लोग। कच्ची रोड थी, तभी गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ी में बैठ के चलो स्कूल जाते हैं बच्चे। बाकी यहाँ लोगों ने मकान, कच्चे मकान जो थे, घोड़ों में सामान लाया, बड़ी मुश्किल से के साथ उन्होंने अपने मकान बनाए और पिछड़ा हुआ इलाका था ये। हम इंडिया गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा किया है गवर्नमेंट ने, हमारी जो रोड बनाई है। पहले तो हम लोग बिल्कुल बड़े परेशानी में रहते थे, तो मोदी जी की सरकार में हमें बहुत फ़ायदा मिला है। घर घर में रोडें हैं, बिजली है, पहले कुछ नहीं था। और बच्चे जो हमारे पैदल चल के यहाँ से पोठा जाते थे 3 किलोमीटर, तो फिर उधर से गाड़ी मिलती थी, कोई रोड नहीं थी, कोई कनेक्टिविटी नहीं थी हमारी इधर रोड की। तो गवर्नमेंट का, मोदी साहब जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा काम चल रहा है। दशकों तक अलग थलग रहने के बाद पट्टा, घोदर और आसपास के गांवों में अब बुनियादी सड़क की सुविधा मिल गई है, जिससे इन गांवों के लोगों को सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार मिल रहा है। पीडब्ल्यूडी में असिस्टेंट इंजीनियर हरदेव सिंह ने बताया कि उनका लक्ष्य गांव के दूर दराज के इलाकों को कनेक्टिविटी देना है और वे गांव के हर हिस्से को जल्द ही जोड़ पाएंगे। ये हम रोड बना रहे हैं, या कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम पाटा चुई बावली टू पीर मल्ला गोदड़ बाया मिडिल स्कूल पाटा। 3 किलोमीटर हमारा लेंथ है इसकी, और इस पे हम बीटी करने जा रहे हैं। 50 mm हमारा BM है और 30 mm PC कर रहे हैं इस पे। ये कास्ट है 2 करोड़ 48 लाख रुपए की अलॉटमेंट है इनको। बड़ा अच्छी कनेक्टिविटी दे रहे हैं हम। आगे पीछे जितने भी दूर दराज फार फ्लंग एरिया ना, आहिस्ता सब कनेक्ट हो जाएंगे। ये हमारी नाबार्ड की स्कीम है। आगे पीछे और भी हमारी 10-12 स्कीमें चल रही हैं इस वक्त नाबार्ड की, तो होपफुली हम सारे एरिया को कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे यहाँ जो अगर डिपार्टमेंट का तहलक किया जाए, जो रूरल कनेक्टिविटी के साथ लिंक है, हमारे पास PWD डिपार्टमेंट है, PMGSY डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट है। हर एक डिपार्टमेंट की ये कोशिश रही है कि कोई भी जो एरिया है हमारा अनकनेक्टेड ना रहे। मैं आपको बताऊँ, अगर हम PMGSY की बात करें, कुछ ऑलरेडी हमारे बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे हमारा, मैं आपको बताऊँ कि हमारा ये कालाकोट टू सिहोट रोड जो है, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसमें तकरीबन 50% जो रोड है हमारी ब्लैक टॉपिंग होगी, उससे आगे भी काम हमारा चल रहा है। वो तकरीबन मार्च तक उसको भी है कि ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में बताऊँगा PMGSY में इस साल हमारे कालाकोट सब डिवीज़न में 2 ब्लॉक मुगला में रोडें नई सेंक्शन हुई हैं, 2 हमारे यहाँ पे कालाकोट में हुई हैं। तो कोशिश रहती है कि कोई भी एरिया जो, या कोई भी हैमलेट है, कोई भी जो हमारा हैमलेट हो गया, कोई भी घर जो है बगैर कनेक्टिविटी के ना रहे। जम्मू कश्मीर के हर इलाके को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार की तरफ से कई विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का सीधा फायदा इलाके में बसे उन लोगों को मिल रहा है जो लंबे अरसे से इस बुनियादी सुविधाओं की बाट जोह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विशाखापट्टनम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच डू और डाई मुकाबला। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए आपको सीधे लिए चलें खेल चक्कर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच कल विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। दोनों टीमें शनिवार को विशाखापट्टनम के ACA BDCA क्रिकेट स्टेडियम में जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगी। फिलहाल 3 मैचों के सीरीज में दोनों टीमें 1-1 मैच जीतकर बराबरी पर हैं। सीरीज का पहला मैच रांची में खेला गया था, जिसे भारत ने 17 रन से जीता था, जबकि दूसरा मैच दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेट से जीता था। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव आज अयोध्या पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने राम मंदिर में जाकर रामलला के दर्शन पूजन किए और उनका आशीर्वाद लिया। राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर धर्म ध्वजा के आरोहण के बाद ये उनका पहला दौरा था। वो इससे पहले भी रामलला का दर्शन कर चुके हैं।
ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। वो डे नाइट टेस्ट मैचों में 1000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बैट्समैन बन गए हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए मार्नस ने महज 16 पारियां खेली हैं। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।